हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है स्टाफिंग के मीनिंग और डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये बात डिस्कस हो चुकी है और हमने बात किया है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ। ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली है दोस्तों। और हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा डीपली इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम पर। और अब हमने फिर डिस्कस किया है स्टाफिंग का पूरा एक प्रोसेस, क्या होता है स्टाफिंग का प्रोसेस। ये पूरे स्टेप हमने आपको सारे के सारे डीपली डिस्कस कर लिए हैं, आपको सब कुछ समझा दिया है। और चैप्टर 1, 2, 3, 4 डिस्कस हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने न्यू टॉपिक पर। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पर। तो दोस्तों, क्या होते हैं स्टाफिंग के एलिमेंट्स? स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट का नॉर्मल सा मीनिंग लिखा हुआ है मैंने, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। एक खाली रिक्रूटमेंट का नॉर्मल से मीनिंग समझा दूं मैं आपको। रिक्रूटमेंट वैसे मैंने समझा दिया आपको सिलेक्शन प्रोसेस वाली वीडियो में, चलिए फिर भी एक बार हो जाए। रिक्रूटमेंट होता है एक पोटेंशियल कैंडिडेट को हायर करना अपनी एक वैकेंट जॉब के लिए, यानी हमारी कंपनी के अंदर जो एक खाली पोस्ट पड़ी है उस पोस्ट के लिए एक सुटेबल एम्प्लॉय को हायर करना, यही होता है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। जो हमारे पास रिक्रूटमेंट के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट रहा उसको हमने सेलेक्ट किया है, उसे चूज़ किया है, वही होता है सिलेक्शन प्रोसेस, वही होता है सिलेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एलिमेंट पर, ट्रेनिंग। यानी जो अब हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है उसकी हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग क्या होती है? उसको हम काम सिखाएंगे, कैसे भाई तुम्हें काम करना है, किस तरह आपको अपने टास्क और ड्यूटीज़ करने हैं, क्या क्या आपका काम रहेगा और क्या आपको किस तरह से आपको एफिशिएंसी अचीव करनी है काम के अंदर, क्या किस तरह आपको गोल अचीव करने हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में बताया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। तो दोस्तों, आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, रिक्रूटमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मेन रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन मैंने समझा दिया। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है अपनी कंपनी के अंदर से ही एक बंदे को हायर करना एक पोजीशन के लिए, यानी ये समझिए एक तरीके से प्रमोशन कर देना उस आदमी का। ये होता है जब हम अपनी कंपनी के अंदर से ही रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का, उसे बोला जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है जब हम अपनी कंपनीज़ के लिए बाहर से एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जैसे कि कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये चीज़ें। तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है प्रमोशन। तो दोस्तों, प्रमोशन कहते किसे हैं? जैसे कि एक एम्प्लॉई है, वो सालों से काम कर रहा है, वो एक असिस्टेंट मैनेजर था, समझ लीजिए एक असिस्टेंट मैनेजर है, वो 2-3 साल से काम कर रहा है, वो अच्छा हमें प्रॉफिट दे रहा है और अच्छा एफिशिएंट असिस्टेंट मैनेजर है हमारा, और हमेशा अच्छे गोल्स और टारगेट्स अपने अचीव करता रहता है। तो अब आप उसको एक बड़ी पोस्ट दोगे, असिस्टेंट मैनेजर से उसे मैनेजर बना दोगे, तो यही हुआ प्रमोशन। इस तरीके से होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट कंपनी के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसफ़र करना। जैसे कि आपने देखा है बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र होता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहता है वो हर जगह उनकी ब्रांचेज़ होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ की। तो वह इसके अंदर बात बताई गई है ट्रांसफ़र में। जैसे कि एक आदमी है, एक पुलिस वाला है, समझ लीजिए वो जो है पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर है, वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर, उसने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पर शांति बनाए रखी, सारा क्राइम ख़त्म कर दिया उसने। तो अब जो है कमिश्नर ने उसको कहीं और किसी और ख़राब जगह डाल दिया, ख़राब एरिया में डाल दिया, जिससे कि वो उसको भी सुधार सके। तो इस और वहाँ पर उसकी जो है वो कर दी, क्या कहते हैं, उसकी सैलरी वगैरह बढ़ा दी, उसकी पोस्ट बढ़ा दी और उसे उस जगह डाल दिया जहाँ पर क्राइम ख़त्म करना है। तो इस तरह से उसका जो ट्रांसफ़र हुआ वो उस जगह के लिए रिक्रूटमेंट हो गया। एक तरीके से इसको बोला जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है? यानी जब एक आदमी, 2 एम्प्लॉयज़ आपस में अपनी एक दूसरे की जॉब को रोटेट कर लें। एक आदमी जो है, जैसे कि एक डाटा साइंटिस्ट है, दूसरा भी डाटा साइंटिस्ट है,
जो एक ज़्यादा हायर लेवल का डाटा साइंटिस्ट है, एक थोड़ा सबॉर्डिनेट है उसका, लेकिन किसी वजह से सबॉर्डिनेट जो है नहीं आया, तो वहाँ पर सुपीरियर जाके उसके लिए काम करना, सुपीरियर जो है उसके लिए थोड़े दिन के लिए काम कर देगा, तो उसका कुछ घिस तो नहीं जाएगा दोस्तों। तो वही होता है जॉब रोटेशन। इस तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है जॉब रोटेशन के ज़रिए। फोर्थ पॉइंट आता है जॉब एनरिचमेंट, यानी एक तरीके से समझिए जब एम्प्लॉयज़ की हम टास्क और ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं, उसे बोला जाता है उसका एक तरीके से वो प्रमोशन हुआ, ड्राई प्रमोशन हो गया, उसकी हम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी, तो एक तरीके का इंटरनल रिक्रूटमेंट ही तो है दोस्तों। हम बाहर से एक आदमी को लेकर आते, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को उस काम के लिए तैयार कर दिया, उसकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी, बस ये हो गया। और उसकी सैलरीज़ वगैरह बढ़ा दी थोड़ी, इस वजह से इसे बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट एक तरीके का। फिफ्थ पॉइंट आता है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट होता है जब हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो है ड्यूटीज़ बढ़ा दें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दें, उनको पावर्स ज़्यादा दे दें, तो इसे बोला जाता है जॉब एनलार्जमेंट। सिक्स पॉइंट होता है सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग कहते किसे हैं? तो दोस्तों जब हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये समझिए हमारा एक एम्प्लॉय बहुत वफ़ादार है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रमोशन का टाइम आ चुका है, तो हम उसको फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। जब कभी वहाँ पर पोस्ट वैकेंट होएगी, खाली होएगी पोस्ट, तो हम उसको वहाँ पर डाल देंगे, वहाँ पर उसको पोस्ट दे देंगे, तो इसे बोला जाता है सक्सेशन प्लानिंग करना। तो इस तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब आते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर। क्या होते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स? जब आप अपनी कंपनी के लिए अंदर से हायरिंग करेंगे, अपनी कंपनी के लोग को ही हायर करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिट्स एडवांटेजेस, यानी एनकरेज मोटिवेशन। तो दोस्तों जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही हायर करोगे, तो इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन आएगा, तो वो देखेंगे कि ये एम्प्लॉयज़ के अंदर ये बात आएगी कि वो सोचेंगे भाई कंपनी हमारे बारे में सोचती है, चलो इनके लिए अच्छा काम करो, तो मोटिवेट होएंगे प्रमोशन के लिए। फिर सेकंड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इंटरनल रिक्रूटमेंट एक तरीके से एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी करती है, क्योंकि वो एक तरीके से हो तो प्रमोशन ही रहा है ना कम एम्प्लॉयज़ का, इसलिए वो अपना डेवलपमेंट भी देखते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉयज़ का। थर्ड पॉइंट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कंपनी बाहर ना जाकर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेगी, अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचेगी, तो वो क्या होगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फुलफ़िल होगी, वो एक तरीके से सोशल वर्क ही होगा। फोर्थ पॉइंट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब आपने अपने अपने एम्प्लॉयज़ को ही हायर किया, अपने एम्प्लॉयज़ का ही प्रमोशन किया, उनकी सैलरी, वेजेस और टास्क और ड्यूटीज़ बढ़ाई, तो वो क्या हुआ? वो एक तरीके से मोटिवेट होंगे। जब वो मोटिवेट होंगे तो क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। जब वो अच्छा काम करेंगे तो कंपनी का क्या होगा? ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा। फिफ्थ पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत इफेक्टिव रहता है मेथड, इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों रहता है? अब आप एक एम्प्लॉय है, आप वो 10 साल से आपके साथ काम कर रहा है, आपने उसको एक हायर पोजीशन पर डाल दिया, तो वो क्या हुआ? आपको उस पर भरोसा है, जब भी तो आपने उसको डाला उस पोजीशन के लिए, उसको वो पोस्ट जब भी तो दिया आपने, जब उसको आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो वहाँ से वो मोटिवेट होगा, मोटिवेट होकर अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा इफेक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। अब आते हैं डिमेरिट्स पर, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस पर। तो इससे डिमेरिट्स क्या हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर ही हायरिंग करने के नुकसानात क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट ट्रेनिंग कॉस्ट। तो दोस्तों उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है इसमें, ट्रेनिंग की। सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड टैलेंट पूल। हमें जो है सिर्फ लिमिटेड लोग मिलते हैं। अगर हम बाहर से भी हायरिंग करेंगे, अंदर से भी हायरिंग करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से हायरिंग करेंगे, तो उससे जो है हमें काफ़ी लोग मिलेंगे, काफ़ी टैलेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप अंदर के लोगों को ही हायर करेंगे तो आप उनको जानते ही हैं, बस वही रह जाएंगे आपके लिए। तो इसमें टैलेंट जो है वो टैलेंट पूल जो होता है, यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम मिलते हैं। थर्ड पॉइंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें आपस में बहुत सी बार जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है। किस वजह से? कि वो सोचते हैं ये पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए थी, इसको मिल गई, मैंने ज़्यादा मेहनत की, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, इसको मिल गया। तो ये चीज़ सोचते हैं एम्प्लॉयज़, इस वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट लैक ऑफ इनोवेशन। जब वहाँ पर आपस में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो दूसरा एम्प्लॉय जो था वो ये सोचेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अब कंपनी के लिए जी जान से मेहनत करी, लेकिन कंपनी ने मुझे प्रमोट नहीं किया, मेरा प्रमोशन नहीं किया, मुझे सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाई मेरी। तो वो वहाँ पर इनोवेशंस करने बंद कर देगा, वो इतना ही काम करेगा जितनी उसकी सैलरी मिलती है। तो ये होता है। फिफ्थ पॉइंट लेस अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्रेशर। जो फ्रेशर जो होते हैं लोग, जैसे कि किसी ने नया नया MBA किया, BBA किया, BTech किया,
तो वो जॉब के लिए जाएंगे तो वो उनको हायर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी है, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है। तो इससे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिस कर जाएंगे। जो फ्रेशर होंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर पाएंगे। तो ये हुआ इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में टोटल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो होता है जब हम हायरिंग करते हैं बाहर से, बाहर के लोगों को हम हायर करते हैं। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं उनको हायर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे एचआर्स और कंपनीज आती हैं कंपनी के अंदर, हम कॉलेजेस में विज़िट करती हैं कैंपस में, और वहाँ से बच्चों को हायर करती हैं, एम्प्लॉय बना लेती हैं अपनी कंपनी का इंटरव्यू वगैरह लेके। तो वही होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकंड पॉइंट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी अपनी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ की कंपनी जो है वैकेंसीज डाल देती है न्यूज़पेपर में या अपनी वेबसाइट पे, या फिर और भी कई तरीके के पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स, वहाँ पर लगा देगी वैकेंसीज। तो फिर लोग वहाँ से हायर कर लेती है जब वो अप्लाई करते हैं उन उन वैकेंसीज पर। थर्ड पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो कुछ कंपनीज होती हैं, जो एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, वो ला कर देती हैं एम्प्लॉयज़ कंपनीज़ को। इस तरीके से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स से समझिए जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में, जिनका हमने इंटरव्यू लिया लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में चले गए, तो हम जब नई वैकेंसी निकलेगी ना तब हम उनको कॉल करेंगे, उसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। वो इस तरीके से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट एडवर्टाइजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवर्टाइज करा दिया कहीं पर, न्यूज़पेपर में डाल दिया या फिर कोई लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया कि भाई हमारी कंपनी है, हम हायरिंग कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एडवर्टाइजिंग के जरिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना। सिक्स पॉइंट प्लेसमेंट एजेंसीज़। जैसे कि आपने देखा हो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो आदमी से पैसा लेती हैं और नौकरी लगवा देती हैं। इस तरह के एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। दोस्तों ये तो हुए टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सब आते हैं मेरिट्स पर और डिमेरिट्स पर। क्या हैं एडवांटेजेस? सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिट्स। एक्सेस टू लार्ज पूल। पहला पॉइंट एक्सेस टू लार्ज पूल। हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं बाहर। अगर आप अपनी अब सपोज आप देख के चलिए, आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपकी कंपनी के अंदर कितने आदमी हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो आप 100 एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं सिर्फ। लेकिन जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जाएंगे तो आप करोड़ों लोगों को देख सकते हैं, करोड़ों लोगों में से बेस्ट एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। तो इस तरह लार्ज पूल मिलता है हायरिंग के लिए एचआर को। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप लार्ज पूल में से एक बेस्ट एम्प्लॉय को देखेंगे, जब 100 में से आप एक को देखेंगे, तो वो कौन सा एम्प्लॉय होगा? वो एक इफेक्टिव एम्प्लॉय होगा। उसकी हेल्प से हमारी जो कंपनी के अंदर जो होगा वर्किंग, जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो इफेक्टिव बनेगा। थर्ड पॉइंट मोर अपॉर्चुनिटीज़। जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं, जैसे बीटेक और बीबीए करने के बाद लोग फ्रेशर जो होते हैं, उनको जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करता है, जब कंपनीज फ्री लोगों को बुलाती है बाहर से, बाहर के लोगों को चांस देती है कि आइए और रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए हमारी कंपनी में, तो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। फोर्थ पॉइंट फ्रेश टैलेंट हायरिंग। जैसे कि मैंने अभी थर्ड पॉइंट में बताया, वही बात आप इसमें भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिफ्थ पॉइंट ग्रोथ होती है कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? दोस्तों जब आप लार्ज पूल से, आप करोड़ों लोगों में से कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो कैसा एम्प्लॉय होगा? वो एम्प्लॉय 100 में से एक होगा, यानी तराशा हुआ हीरा होगा। तो वो काम कैसे करेगा? वो ग्रोथ ही तो करेगा। वो अपने टारगेट, जो उसको टारगेट दिए जाएंगे उन्हें अचीव करेगा अच्छे से। तो इस तरह होती है ग्रोथ कंपनी की। अब डिमेरिट्स, ह्यूज कॉस्ट लगती है भाई। पहला पॉइंट तो ह्यूज कॉस्ट तो लगनी है। जब आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में से, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में, बहुत बड़ी जनता में से कुछ लोगों को हायर करोगे, जब 1000 में से 10 को हायर करोगे, तो उसमें क्या होगा? ह्यूज कॉस्ट ही लगेगी ना दोस्तों। सेकंड पॉइंट डिमोटिवेशन। जब 100 में से 10 हायर होंगे सिर्फ, जो बाकी होंगे वो क्या होंगे? डिमोटिवेट होंगे। थर्ड पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे, तो वहाँ पर टाइम तो लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी। वही चीज़ इसमें बात बताई गई है। फोर्थ पॉइंट होता है रिस्क ऑफ बैड हायर। बहुत सी बार हमारी जो स्टाफिंग करने का तरीका, अगर हमारा एचआर एफिशिएंट नहीं है अपने काम में, तो वहाँ पर रिस्क भी हो सकता है बैड एम्प्लॉय का, हमें बेकार एम्प्लॉय हायर हो जाए। फिफ्थ पॉइंट लेस एक्यूरेसी की बात बैड हायर से हो चुकी है। जिस तरह की बैड हायर्स आएगा तो वो एक्यूरेसी पर इफेक्ट डालेगा। क्या क्या इफेक्ट डालेगा? मतलब समझने की कोशिश कीजिए पॉइंट को।
जब आपने स्टाफिंग अच्छे से नहीं की, आपका एचआर एफिशिएंट नहीं है, तो वो जो एम्प्लॉय ने आपने जो एम्प्लॉय हायर किया है वो हायरिंग क्या होगी, वो लेस एक्यूरेट होगी, वो हायरिंग अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों ये हुए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट के ऊपर टोटल बात। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो।